वालेकुम। आज हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन को समझेंगे थ्योरेटिकल। इसका फिर हम लोग ग्रोथ रेट भी निकालना सीखेंगे मैथमेटिकल। लेकिन अभी इसका थ्योरेटिकल हमें समझना ज़रूरी है इस लेक्चर को। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है फंक्शन। तो इसमें देखें, फंक्शन की जो बात हो रही है ये हमारे उस वाले जो हमारा जो प्रोग्राम होता है, फॉर एग्जांपल एक सम का फंक्शन है जो कि ए और बी इनपुट ले रहा है एज अ पैरामीटर, और ये प्लस करके हमें सम में दे रहा है। इस सम में प्लस करके दे रहा है। तो ये जो होगा इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शंस हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। तो इसमें हमने टाइप, सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट टाइप देखेंगे फंक्शन की। कांस्टेंट टाइप जो होता है उसमें कोई फॉर लूप नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो सिंपल सम कर रहा है हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सम कर रहा है। तो ये हर दफा जब भी कॉल होगा ये वाला फंक्शन, इसके पैरामीटर में मैं 2 या 10 दूंगा, तो ये 2 + 10 को 12 करके हमें सम में देगा। तो ये हर बार फिक्स टाइम लेगा अपना एग्जीक्यूट होने में। तो इसका आप ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ जो है, देखिए इनपुट साइज है। फॉर एग्जांपल इनपुट साइज कितना लेता है और ये टाइम कितना लेता है। टाइम ये फिक्स लेगा एक अपना कांस्टेंट टाइम में, और इनपुट साइज कितना भी हो सकता है। तो बड़ी सिंपल सा है, कांस्टेंटली दे रहा है। कांस्टेंट का हमेशा हमें पता भी है कि कांस्टेंट हमेशा अ, एक सिंगल नंबर होता है। सिंगल नंबर एक फिक्स टाइम होता है। कांस्टेंट नंबर कभी भी ये नहीं हो सकता कि बढ़ और कम नहीं हो सकता। कांस्टेंट हमेशा फिक्स टाइम रहता है। तो ये फिक्स लाइन आ गई। तो देखिए सिंपल सा फंक्शन है सम का। अब हमें जैसे जैसे आप आगे के फंक्शन देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये कांस्टेंट क्यों है, आगे वाला पॉलिनोमियल क्यों है। तो नेक्स्ट उसमें जाते हैं हम लोग स्लाइड में, लीनियर में। लीनियर में देखें कि हम देख सकते हैं कि जो साइज होगा वो बढ़ेगा अपने इनपुट साइज के मुताबिक। द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ एल्गोरिथम इज सेम टू इट्स इनपुट साइज। फॉर एग्जाम्पल मैं सम करवाना चाह रहा हूँ 10 दफा, तो ये 10 दफा यहाँ तक इंक्रीज होगा हमारा टाइम। 10 दफा ये टाइम लेगा इसको एग्जीक्यूट करने में। पहले क्या ले रहा था, ये फॉर लूप तो था नहीं, कांस्टेंट टाइम ले रहा था। लेकिन अब 10 दफा सम करेगा तो ये जाएगा हमारा लीनियर ग्राफ में। तो इसका आप एक डेफिनेशन भी देख सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिथम इज सेम टू इट्स इनपुट। एन को मैं अगर 10 दूंगा तो ये 10 लेगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 10। अगर मैं 20 दूंगा तो ये यहाँ तक जाएगा, 30 दूंगा तो ये 30 तक जाएगा। लीनियरली बढ़ेगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो हमेशा ये इनपुट साइज पर डिपेंड करेगा, जबकि कांस्टेंट हमारा कभी भी इनपुट साइज पर डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट होता है। ये इनपुट साइज के मुताबिक हमारा ग्रो करेगा हमारा एल्गोरिथम का रेट। तो आप देख सकते हैं हमें लीनियर समझ आ गया, कांस्टेंट समझ आ गया। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट स्लाइड जो कि है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देख सकते हैं कि आप इसमें नेस्टेड लूप है, एक ये लूप है और एक ये लूप है। जब ये एक दफ़ा चलेगा, इसके अंदर वाला लूप 10 दफ़ा चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं एन को 10 टाइम्स लेता हूँ और एन को 10 टाइम्स। तो पहला वाला लूप जब एक दफ़ा चलेगा तो अंदर वाला 10 दफ़ा चलेगा। तो ये कुछ आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह बढ़ रहा है ये। तो ये आप देख सकते हैं ये इस तरह बढ़ रहा है कि एक को करने के लिए मुझे 10, एक इसका वाले लूप को आइट्रेशन करने के लिए 10 वाला अंदर वाला लूप चलाना पड़ रहा है। तो मुझे 10 कराने के लिए क्या करने होंगे, 10 × 10, 10 × 10 कितने हो गए, 100। तो ये नेस्टेड लूप अगर मैं एन को 10 इनपुट साइज दूंगा तो ये 100 टाइम्स चलेगा। यानी कि यानी कि हमें इससे समझ आ रहा है कि एक लूप के अंदर एक लूप होगा जब, तो ये हमारा एन की पावर 2 लेगा। अगर 3 लूप होंगे तो ये एन की पावर 3 लेगा। इस तरह ये हमारा साइज बढ़ता रहेगा विथ द पॉलिनोमियल फंक्शन के थ्रू। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ द एल्गोरिथम चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिनोमियल फंक्शन। जो ग्रोथ होगी एल्गोरिथम की वो चेंज होगी इसकी पॉलिनोमियल फंक्शन की। द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ एल्गोरिथम चेंज स्लोअर देन इट्स इनपुट साइज। इनपुट साइज देखें मैंने 10 दिया है,
लेकिन ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है ये 100 टाइम्स हो रहा है, यानी इनपुट साइड से एन मैंने 10 टाइम्स दिया और इनपुट साइज 100 है, तो ये स्लोअर चेंज होगा अपने इनपुट साइज से। जब स्लोअर चेंज होगा तो ये क्या होगा, इसका आप ग्राफ देख सकते हैं कि स्लोली स्लोली 1 जब चलेगा तो उसमें 10 टाइम्स चलेगा तो ये 10 टाइम्स, 2 चलेगा तो 10 टाइम्स चलेगा तो 20 टाइम्स। इस तरह इसका जो ग्राफ देख सकते हैं ये बढ़ रहा है। लीनियर में तो सीधा जा रहा था एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट में एक सीधी लाइन थी, जबकि ये बढ़ रहा है हमारा ग्रोथ रेट। तो पॉलिनोमियल आपने फंक्शन अगर लिखना हो तो आप अगर फॉर एग्जांपल अपने मैथमेटिकली लिखते हैं तो वो कुछ कुछ एन स्क्वायर प्लस 3n+2, इसमें ये कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टाइम 2 टाइम्स तो लेगा। एक लूप जो होगा जो कि इसके अंदर है, फॉर एग्जांपल ये वाला समझेंगे ये 2 टाइम्स ले रहा है, ये वाला 3n टाइम्स ले रहा है, एंड अगर 10 ले लेंगे तो 3 10 30 टाइम्स लेगा। और जो हमारा ये वाला लूप है वो इसको इंडिकेट कर रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है, यानी कि 2 की पावर अगर 10/2 तो 100 2 ज़ा 200 टाइम, ये 200 टाइम्स ले रहा है, ये हमें 30 टाइम्स ले रहा है, और ये हमारा 2 टाइम्स ले रहा है पर आइट्रेशन। तो इस तरह हमें पता चल रहा है कि इसकी आइट्रेशन इस तरह पॉलिनोमियल इसका फंक्शन ग्रो कर रहा है, यानी कि पहले एन है, फिर एन स्क्वायर हुआ, फिर एन क्यूब हुआ, इस तरह ये बढ़ता जाएगा हमारा। जितने हमारे नेस्टेड लूप होंगे उतनी उतने ज़्यादा इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी विद द टाइम। लेकिन इनपुट साइज अगर इसका सेम होता तो ये लीनियरली बढ़ता, ना कि स्लोअर, अभी जैसे स्लोअर बढ़ रहा है, ये विद द सेम टाइम जितना इनपुट साइज होता उस हिसाब से बढ़ता। लेकिन इसमें नेस्टेड लूप है तो ये स्लोअर बढ़ रहा है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करेगा और याद रखिएगा हमेशा नोट्स को लिखा करें, वाइल जो आप लेक्चर सुन रहे होते हैं उसके साथ साथ नोट्स बनाया करें, तो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठती हैं चीज़ें। हम लोग ये मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल फंक्शंस, लीनियर, ये सब देख रहे होते हैं जब हमें इतना समझ नहीं आ रही होती है। हमारे फॉल कंप्यूटर साइंस में बहुत ही अहम रोल 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 होता है इसका। तो अब हम लोगैरिथम जो होता है फंक्शन उसमें जाते हैं। देखिए लोगैरिथम फंक्शन जो होता है हमारा, तो उसका एक थोड़ा इसका देख सक मैं बड़ा कर देता हूँ इसके ग्राफ को। देखिए ये जो होता है फंक्शन, ये जो ग्रोथ रेट है वो फास्टर होता है इनपुट साइड से, यानी जब जितना आप इनपुट साइज देंगे उससे जल्दी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि क्या हो रहा है इसमें, एग्जीक्यूट क्यों हो रहा है। एन को अगर मैंने 10 टाइम्स लिया है, और आप देख सकते हैं लूप के अंदर मैंने एन को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो एक दफ़ा 10 टाइम्स चलने वाला होगा तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 के बाद ये 2.5 टाइम्स हो जाएगा, 2.5 के बाद ये 1 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह ये 10 की जगह 3 आइट्रेशन में कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब ये है कि लोगैरिथम क्या होता है हमारा, कम टाइम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन में n/3 लिख देता तो ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता हमारा एल्गोरिथम। तो सबसे पहले 10 टाइम्स है तो ये कितनी टाइम्स चलता हमारा, इसको 3 टाइम्स हम लोग अगर बांट देते तो सिंपल सी बात है ये कुछ 3.5 टाइम्स चलता एल्गोरिथम। तो तो इसकी जो फंक्शन है ये 3 से डिवाइड होती रहती है, अभी 2 से डिवाइड हो रही है। तो देखें जब हमारा 2 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब है log की पावर 2n, ये हमारा ये वाला एल्गोरिथम ये एग्जीक्यूट करके हमें दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 होता 2 की जगह, तो ये log 3n करके हमें दे रहा होता। तो आप देख सकते हैं लोगैरिथम जो होता है हमारा फंक्शन वो फास्टर ग्रो करता है इस इनपुट साइड से, यानी कि हमें जल्दी एग्जीक्यूट करके देता है ये वाला फंक्शन। इसके ग्राफ को भी आप देख सकते हैं कि ये शुरू में ज़्यादा, तो ये कम होता जा रहा है, इस तरह कम होते होते आधा हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा यहाँ से। पहले ये इसने पूरी अपनी पावर ली है, फिर ये कम होता जा रहा है। तो ये फंक्शन हमारा हमेशा
ग्रो फास्ट करेगा और इनपुट साइज कम यूज़ करेगा। तो ये एल्गोरिथम आपको लोगैरिथम भी समझ आ गया होगा फंक्शन। अब आ जाते हैं हम लोग अपने एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसका मैंने एक्सपोनेंशियल का मैं ग्राफ भी बना के दे देता हूँ आपको। ये कुछ इस तरह बढ़ता है। ये हमारे पास इनपुट साइज है और ये हमारा टाइम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन लिखा हुआ है फेबोनाची का। फेबोनाची क्या करता है? ये वन वन प्लस अपने पिछले दो नंबर को प्लस करके अगला नंबर लिखता है। 2, 3, 5, 8। 8 + 5 कितना होगा? 13। इस तरह ये नंबर को अपने पिछले वाले दो नंबर को प्लस करके अपना नंबर जनरेट करता है, पिछले वाले दो नंबर्स को। तो फेबोनाची का जो हम लोग देख सकते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन है, दो दफा अपने फंक्शंस को कॉल कर रहा है। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो 2 की पावर n होती है। 2 की पावर n होती है, यानी कि दो फंक्शन है। हर जब तक n टाइम्स तक हमारा हम लोग n टाइम्स फॉर एग्जांपल 10 देते हैं, तो ये टू फंक्शंस को n टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको एग्जीक्यूशन में देखें, बहुत मतलब कि ये हर बार 2 की पावर n हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रही है। तो ये हमेशा क्या करेगा? ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ एल्गोरिथम चेंज स्लोअर देन इट्स इनपुट साइज। ये बहुत ज़्यादा स्लो चेंज करेगा ग्रोथ रेट को अपने इनपुट साइज से। इनपुट साइज इसका 10 है। अगर 10 है, साइज यहाँ पे आता है, तो ये कुछ इस तरह ऊपर चला जाएगा। साइज बहुत जल्द, टाइम यहाँ पे आ रहा है। टाइम यहाँ पे ये साइज जो होता है अपना एल्गोरिथम का, ये बहुत तेजी से टाइम लेगा, लेकिन साइज बहुत हल्के हल्के इंक्रीज करेगा। तो इसका कुछ आपको अगर इस तरह का बना हुआ आ जाए ग्राफ, तो ये एक्सपोनेंशियल होता है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। वेल, हमारे सारे फंक्शन हो गए। अब हम लोग चलते हैं जी। देखें, हमने जो एल्गोरिथम के फंक्शन देखे हैं वो देखें कांस्टेंट, जो कि एक फिक्स टाइम लेता है। लीनियर, जितना इनपुट साइज होता है उसी हिसाब से उसका ग्रोथ रेट बढ़ता है। पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन के थ्रू बढ़ता है। फॉर एग्जांपल इसमें नेस्टेड लूप है, तो एन स्क्वायर जो टाइम लेगा वो एन से ज़्यादा लेगा, डबल टाइम्स लेगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है वो डबल टाइम लेता है, तो वो जो रेट है हमारा ग्रोथ रेट, वो स्लोअर बढ़ता है अपने इनपुट साइड से। तो देखिए, देख सकते हैं आप, पहले स्लो है, फिर फास्ट होता जा रहा है, फास्ट होता जाता है, ऊपर जाता है, स्लो से फास्ट होता है। जबकि हमारा जो लॉग वाला फंक्शन होता है वो फास्ट से स्लो होता है। यानी पहले फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा, फिर स्लो होगा। इसलिए करेगा क्योंकि आधे टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि n की पावर 2 यानी log 2 हो जा रहा है। एक्सपोनेंशियल जो होता है, ये इसका जो ग्रोथ रेट होता है बहुत स्लो होता है, क्योंकि इनपुट साइज बहुत हल्के हल्के बढ़ रहा होता है। तो फेबोनाची जो नंबर होता है अपने पिछले दो नंबर को प्लस करके अगला नंबर जनरेट कर रहा होता है। तो n की पावर 2 की पावर n टाइम्स ये ले रहा है। तो इसका हम लोग जो ग्राफ है सिंपल सा, बहुत ज़्यादा हल्के ग्रो करता है और टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। टाइम तो बहुत ज़्यादा ले रहा है, लेकिन इनपुट साइज जो है बहुत, साइज बहुत हल्की हल्की उसका ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर ये इस तरह जा रहा होता तो इसको हम लोग कह सकते थे पॉलिनोमियल, लेकिन ये जब स्ट्रेट ऊपर जाए तो इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल जा रहा है। देखिए, यहाँ तक बात मैंने इसलिए आपको समझाया है, फंक्शन हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन हम लोग प्रोग्राम के थ्रू कैसे देखते हैं। तो नेक्स्ट उसमें हम लोग जाते हैं स्लाइड में। देख सकते हैं आप कि कांस्टेंट जो होता है वो फास्टेस्ट होता है, फिर लॉग होता है, फिर लीनियर होता है, फिर एन लॉग एन होता है। यानी कि लीनियर और लॉग वाला फंक्शन दोनों एक में मिक्स हो। फिर एक कॉर्ड वाला फंक्शन होता है, क्यूबिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है और फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल और एक्सपोनेंशियल जो होते हैं हमारे फंक्शन, उनको हम लोग सबसे बुरा एल्गोरिथम मानते हैं।
फिर सबसे अच्छा जो होता है वो कांस्टेंट और लॉग होता है, और जो हम लोग सेंटर का एवरेज मानते हैं वो लीनियर को मानते हैं एंड लॉग को मानते हैं, और उससे थोड़ा सा और खराब जो मानते हैं हम लोग कॉट और क्यूबिक को मानते हैं। तो सबसे बेस्ट हमारे पास कांस्टेंट और लॉग हो गया। ठीक है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ग्रोथ रेट। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो होती है, हमने एक साइंटिस्ट से हमारी एक नोटेशंस बनाई है, बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा का मतलब है, अगर अगर हम लोग एल्गोरिथम को वर्स्ट केस में देख रहे होंगे कि सबसे बुरा एल्गोरिथम कब परफॉर्म करेगा, उसको हम लोग बिग ओ कहेंगे। बेस्ट मतलब जो सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर हमें एल्गोरिथम देगा, उसको बिग बिग ओमेगा कहेंगे हम। लेकिन जो एवरेज देगा, फॉर एग्जांपल कि मैंने 10 दफा एल्गोरिथम चलाया है, उसने 2 दफा 3 दफा बेस्ट दिया है, 2 3 दफा उसने वर्स दिया है, और कुछ दफा से एवरेज उसका सेंटर दिया है, तो उसको मैं बिग थीटा कहूंगा। बिग थीटा को हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं, आप देख सकते हैं कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ, सॉरी, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कुछ इस सिंबल से, बिग ओमेगा यानी बेस्ट केस को हम लोग बिग बिग ये ओमेगा से करते हैं, और बिग ओ को हम लोग वर्स्ट केस से बिग ओ लिख देते हैं। तो ये सिंबल है इसके रिप्रेजेंट करने के। स्मॉल और स्मॉल ओमेगा भी होते हैं, लेकिन उसको हम लोग इतना फोकस नहीं करते। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिथम का वर्स्ट केस, सबसे ज्यादा जो हम लोग एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं वो वर्स्ट केस से करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बुरा होता है ना जिंदगी में हमारे, ज्यादा से ज्यादा बुरा इससे हो क्या सकता है हमारी जिंदगी में। तो हम लोग देखते हैं कि वर्स्ट केस देखते हैं, इससे बुरा नहीं हो सकता भाई, ये सबसे ज्यादा बुरा यही करेगा। और हम लोग जो उम्मीद रखते हैं वो हम लोग एवरेज केस में रखते हैं कि एवरेज केस ही हमें, ज्यादातर एवरेज केस में हमारा एग्जीक्यूट हो जाए प्रोग्राम। लेकिन हम लोग वर्स्ट केस को नजर में रखते हैं। जो प्रोग्राम होगा, जो उसका मैक्सिमम मैक्सिमम एग्जीक्यूशन यानी अ, सबसे वर्स्ट लेगा, उसको अपर बाउंड कहते हैं हम लोग। अपर बाउंड रिप्रेजेंट करता है बिग ओ नोटेशन को। उसके जो सेंटर वाला होता है उसको बीच में, मतलब अपर और लोअर बाउंड के जो सेंटर वाला होता है उसको हम लोग बिग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे लोअर यानी जो सबसे खराब परफॉर्म करता है हमारा एल्गोरिथम, उसको हम लोग बिग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें यहाँ तक समझ आ गया कि वर्ड्स बेस्ट और एवरेज केस होता है बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा। अब नेक्स्ट स्लाइड की जानिब चलते हैं हम लोग। बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट, जैसे हमने पहले बात की, रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑन द एल्गोरिथम रन टाइम। It tell you the worst case scenario, how the runtime increase when the input size grow to infinity। हम लोग इनपुट साइज को इन्फिनिटी तक लेकर जाते हैं, और हम लोग कहते हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है हमारे एल्गोरिथम में। तो ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन में जो इसका सबसे ग्रेटेस्ट जो होता है हमारा फंक्शन का ग्रोथ रेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एन स्क्वायर, 3n² प्लस 2n+3। इसमें जो सबसे हाईएस्ट टर्म होती है n², उस उससे हम लोग चेक करते हैं कि इसका जो इस फंक्शन के पूरे उसमें जो सबसे हाईएस्ट टर्म यानी अपर बाउंड ले रहा है, वो कितना ले रहा है। तो इसको हम लोग देखें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो हमारी है क्लास ऑफ फंक्शन दैट ग्रो नो फास्टर देन SGN। जो फंक्शन होगा उसका जो सबसे हाईएस्ट टर्म होगी, जो वैसे मैंने आपको दिखाई थी लास्ट टाइम ये अभी, n², वो जो फंक्शन है क्या, उससे यानी g(n) से फास्ट ग्रो नहीं करनी चाहिए। इसको हम लोग कुछ देखते हैं अपने वन नोट में, ताकि आपकी समझ आए। हम चलते हैं वन नोट की जानिब। आप देख सकते हैं यहाँ पे वन नोट मैंने खोल लिया है। अब वन नोट में आप लोग देखें कि मेरे पास एक फंक्शन है f(n), जो कि ग्रो कर रहा है 3n² प्लस 2n+3। और इसका हमें g(n) लेना है। हमें g(n) हमेशा इस फंक्शन में से जो सबसे बिगेस्ट टर्म होती है उसको लेते हैं हम लोग।
तो सॉरी मेरे से ये रिमूव हो गया है। मैं दोबारा लिख लेता हूँ एन स्क्वायर प्लस 2n+2। ये मैं अपने माउस से लिख रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा लिखने में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। और जी ऑफ एन ले लेंगे हम लोग यहाँ पे से बड़ी, सबसे बड़ी टर्म एन स्क्वायर। हमारे पास एफ ऑफ एन आ गया और जी ऑफ एन आ गया। अब हम लोग देखें, चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा स्निपिंग टूल के ज़रिए। देखिए, लेक्चर्स को आपने बड़ी गौर से सुनना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि लेंथी तो थोड़े बहुत होंगे लेक्चर, लेकिन वो 3 घंटे का जो लेक्चर आपके यूनिवर्सिटी में होगा, ये 30 मिनट का लेक्चर उस पर भारी होगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे आगे हमारे पास फंक्शन है। अब मैंने देखें, जब वर्स्ट केस में जाना है, वर्स्ट केस में देखें, यहाँ पे मैं वर्स्ट केस में जाना चाह रहा हूँ। वर्स्ट केस में अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे देखें, तो इसका देखें, इसमें लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू जी सी डॉट जी ऑफ एन। और एन जो होना चाहिए वो एन थीटा से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया है। अब मैं इसको देखूंगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा इस इक्वेशन के मुताबिक। जी ऑफ एन मेरे पास क्या है अभी, 3n² +2n+2। ये फंक्शन जी ऑफ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा कोई, और जी ऑफ एन लिख देना है। मैंने जी ऑफ एन लिख दिया जो n² है। और n जो होना चाहिए हमारा ग्रेटर होना चाहिए n n नोट से। n नोट अभी हमें नहीं पता, तो n नोट नहीं पता, मुझे यहाँ पे ऐसा कोई कांस्टेंट रखना है कि हमारा ये वाला जो फंक्शन है, यानी कि मैं इसमें ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये लेस हो जाए हमारा जी ऑफ एन से। यहाँ पे कोई कांस्टेंट यहाँ पे रखना है, हमने यहाँ पे कोई कांस्टेंट रखना है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया था वीएस कोड में, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको बड़ी एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपको कोई उसमें नहीं देंगे आपको यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया था, बड़ा सिंपल सा था ये फंक्शन। सो इसको मैं रन करता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा रन होने में जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन आप थोड़ा सा ये लेट होगा एग्जीक्यूट होने में, बिकॉज आई एम रनिंग सो मैनी प्रोग्राम टुगेदर। वंस इट्स रन, हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे हमारे काम कर रहा है। देखिए, यही मैं आपको शुरू में बता रहा था कि जो हमारी पाइथन होती है वो थोड़ा स्लो होती है इन केस ऑफ सी लैंग्वेज। देखिए, एग्जीक्यूशन में इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, जब तक एग्जीक्यूट होता है। मैं आपको, देखिए एग्जीक्यूट हो गया। अब पॉलिनॉमियल फंक्शन जो था मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3n² + 2n+2 था। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख दूंगा यही वाली 3n² + 2n+2n+2। और जो मेरा जी ऑफ एन था, जी ऑफ एन मैं ले लूंगा n²। अभी कांस्टेंट मैंने यहाँ पे 1 ही रखा हुआ है। देखिए, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं एफ ओ एन हमेशा बड़ा हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन के मुताबिक छोटा करना है। ऐसा कोई कांस्टेंट लिखना है यहाँ पे कि हमारा जी ओ एफ एन बड़ा हो जाए एफ ओ एन से। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं 4 से मल्टीप्लाई कांस्टेंट को करता हूँ, 4 से करता हूँ। देखिए, 4 में n1 में तो अभी भी एफ ओ एन बड़ा है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है इसको, लेकिन n2 में भी बड़ा है। लेकिन देख सकते हैं आप n3 से मेरा जियो फैन बड़ा होना शुरू हो गया है। अब देखें, बड़ा होता ही जा रहा है, इसका मतलब है ग्रो फास्टर होता ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन के मुताबिक कि अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लूंगा,
देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देख आपको मैं अगर लिख के दिखाऊँ, 3, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, 3n² प्लस 2n+2 और लेस देन इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 4 लूँगा और 4 जी ऑफ एन मेरा क्या था, n² था, तो ये फंक्शन मेरा, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है बिग फॉर बिग ओ, जब मेरा n जो है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब 3 या 2 तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 तक सेम आ रहा था फंक्शन, 2 तक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n2 तक n3 से बढ़ना शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि n3 जब मेरा होगा तो ये वाला मेरी और कांस्टेंट मेरा 4 होगा, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी। तो सिंपल सा ये था हमारा बिग ओ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर मैं इसका आपको दिखाऊं कि यहाँ पे बिग ये एन जो है मेरा, एन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एन नोट है, ये बता रहा है कि यहाँ तक फंक्शन ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन एन नोट से हमारा जी ऑफ एन हमेशा ग्रो फास्ट करेगा। तो अभी हमने इसकी एग्जांपल देख ली बिग ओ की, अब बिग ओमेगा की देखते हैं। ओमेगा इज वेरी सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर केस, बट इसमें क्या होता है, एफ ओ एन बड़ा होता है जी ओ एफ एन से। सॉरी, इसको मैं थोड़ी सही तरीके से कर लेता हूँ। इसको कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ और इसको, ये हमारा देखें बिग ओ यानी वर्स्ट केस के लिए था, ये हमारा बेस्ट केस के लिए बिग ओमेगा। मैं लिख भी देता हूँ बिग ओमेगा। तो ये बेस्ट केस के लिए है, इसमें मैंने वही फंक्शन लिखा है, 3n² प्लस 2n+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जब कांस्टेंट मेरा 2 होगा, 2 होगा जब भी ग्रेटर होगा, और जी ऑफ एन मेरा क्या था, n², जो इसमें जो हमारा फंक्शन होता है उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम लोग लेते हैं जी ऑफ एन। और ये फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 नहीं सॉरी, तो मैं 1 लूंगा, 1, n जब 1 के इक्वल होगा या बड़ा होगा तो हमेशा ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी फॉर बिग ओमेगा। बिग ओमेगा, यहाँ तक देखें, हमें बिग ओमेगा देख लिया। देख सकते हैं यहाँ पे जो एफ ओ एन एन नॉट जब 1 हो रहा है, देखें यहाँ पे, अगर आप आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है 1 हो रहा है, वहाँ से एफ ओ एन बड़ा हो रहा है, जी ओ एफ एन नीचे जा रहा है, तो ये बिग हमारा बेस्ट केस है। ऊपर क्या हो रहा था हमारा, वर्स्ट केस में जी ऑफ एन बढ़ा जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर अपर बाउंड क्या था, जी ऑफ एन, जब जी ऑफ एन अपर बाउंड होगा तो हमारा ये वर्स्ट केस होगा, जब जी ऑफ एन नीचे यानी लोअर बाउंड होगा ये हमारा बेस्ट केस होगा। एवरेज केस हमारा जब होगा कि एफ ओ एन जी ऑफ एन और सी ऑफ एन के सेंटर में आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो आप देख सकते हैं, इसका तो मुझे सिंपल सा ही पता है कि ये मैं इक्वेशन लूंगा, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा इस इक्वेशन को, थोड़ा सा मैं सॉरी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या करना है कि C2 यानी C2 और जी ऑफ एन हमारा बड़ा होना चाहिए, तो इसमें एवरेज बेस्ट और जो हमारा बेस्ट केस है और वर्स्ट केस है दोनों को हम लोग कर लेते हैं। कि हमारा देखिए सबसे पहले जो बेस्ट केस था वो था कि जी ऑफ एन छोटा होना चाहिए और वर्स्ट केस में जी ऑफ एन बड़ा होना चाहिए। तो हमारा देखिए इसमें अगर मैं इक्वेशन लिखूं, जब हमारा जी ऑफ एन छोटा होगा जब हम लोग 1 लेंगे कांस्टेंट, और जी ऑफ एन क्या था हमारा, जी ऑफ एन हम लोग ले लेंगे n² इज लेस देन इक्वल टू एफ ओ एन क्या था हमारा, 3n²
प्लस 2n+2 इज लेस देन हमारा जी ऑफ एन, हमने जो वर्स्ट केस की सिनेरियो था, तो 4n² जब होगा तो हमारा बड़ा होगा, और फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, n जब हमारा 4 से बड़ा होगा, तो हमेशा आप देख सकते हैं कि जी ऑफ n जो 2 है वो छोटा होगा और 4n² हमेशा बड़ा होगा। तो ये हमेशा हमारा सेंटर में आएगा, ये हमारा एवरेज केस हो जाएगा। तो बिग और नोटेशन जो बिग थीटा है, बिग थीटा जो नोटेशन रिप्रेजेंट बोथ अपर एंड लोअर बाउंड एंड प्रोवाइड अ टाइट रेंज फॉर द एल्गोरिथम रन टाइम। जो अपर और लोअर बाउंड के सेंटर में कुछ भी आएगा वो हमें एवरेज केस सपोज करना होगा। क्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एन दैट ग्रो एट द सेम रेट एज द जी ऑफ एन। इसका मतलब ये है कि जो ग्रो करेगा सेम रेट में करेगा एफ जी ऑफ एन। तो ये हमारा बिग थीटा केस हो गया। आप देख सकते हैं कि जब ग्रेटर इज इक्वल टू होगा तो जी ऑफ एन हमारा ओमेगा होगा, यानी बेस्ट केस होगा एफ ओ एन से जब बड़ा होगा जी ऑफ एन। जब हमारा जी ऑफ एन सेम होगा एस जी ऑफ एन, जी ऑफ एन सेम होगा एस एफ ओ एन, यानी फंक्शन जो है जी ऑफ एन के इक्वल होगा, तो एवरेज केस देगा। और जब हमारा फंक्शन नो फास्टर देन जी ऑफ एन होगा, यानी जी ऑफ एन हमारा छोटा होगा, तो ये हमारा वर्स केस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें बिग एसिम्प्टोटिक नोटेशन हमने देख ली कि हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं अपने फंक्शंस को। इसका मैथमेटिकल वे भी देखेंगे। इसको रिप्रेजेंट, इसको देखें हमें करने के लिए अगर मैं यहाँ जाऊँ वन नोट में गया मैं, इसको देखें, इसको हमें मैथमेटिकल अपने फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को मैथमेटिकली हम लोग एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 होता है ये जो इक्वेशंस होती हैं, जो आपको इक्वेशन दी है मैंने, इससे कर सकते हैं आप। नंबर 2 मेथड होता है थ्योरम्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे थ्योरम। नंबर 3 होता है मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए लिमिट फंक्शन। तो इसमें से देखें, तीनों में से ऊपर वाला इक्वेशन वाला तो आपको आ गया कि ऐसा कोई कांस्टेंट रखना है कि वो लेस देन हो। जब लेस देन होगा तो हमारा जो लेस देन है तो ये हमें बेस्ट बेस्ट केस रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रेटर देन है एफ ओ एन, तो वो वर्स्ट केस रिप्रेजेंट कर रहा है। और तो ये इक्वेशन वाला है। थ्योरम्स हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, लेकिन उससे हम लोग सॉल्व नहीं करते, वो बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है। लेकिन हम लोग जो देखेंगे, हम लोग लिमिट के थ्रू एनालिसिस देखेंगे फंक्शंस का। तो सारे फंक्शंस हम लोग लिमिट के थ्रू उसका एनालिसिस करेंगे कि बिग ओ है, बिग थीटा है या बिग ओमेगा है। तो देखिए हमारे यहाँ पे लेक्चर्स आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर्स हमारा देखें ख़त्म हो जाता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको आइट्रेटिव जो होता है हमारा, यानी नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम का एनालिसिस सिखाऊंगा, मैथमेटिकल एनालिसिस सिखाऊंगा एक एक क्वेश्चंस का, ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, सारे रूल्स और रेगुलेशंस में बताऊंगा आपको उस वीडियोस में कि कैसे सॉल्व करना है, और आप आंख बंद करके सॉल्व करा करेंगे लिमिट के थ्रू। और ये इतना, देखिए आपको मैथमेटिकल जब एनालिसिस का कहें तो मैथमेटिकल एनालिसिस इन फंक्शन यानी इन इक्वेशन के थ्रू आप नहीं करते। मैथमेटिकल आपको प्रूव करने को ग्रोथ रेट कहें तो आपने लिमिट यूज़ करनी है, थ्योरम। थ्योरम देखें कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस है उसको सॉल्व करने का। हम हमेशा सॉल्व करते हैं बाय लिमिट